बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वजह से इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उसका रीजन ये है कि बेटा आज हम लोग पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज करें। अच्छा, ये फाइल जो है ना बेटा, आप लोगों को ना मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों के ग्रुप में। ये फाइल मैंने बड़ी मुश्किलों से बनाई है, काफी काफी फाइल से मिक्स करके कुछ फाइल से उठाकर आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारी फाइल जो है ना वो गर्दिश कर रही होती है। तो वो एक क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस है उसके अंदर। मैंने क्या किया है कि उन फाइल्स को थोड़ा सा उसके सेग्रीगेट किया, उसके अंदर से IS-16 निकाला है, IS-36 निकाला है, ठीक है। और इसके अलावा रीसेंट जो पास पेपर्स है, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फाइल पेपर में आपको मिलेंगे अभी फिलहाल की, किसी ना किसी भी फाइल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको रीसेंट जो अभी इस फाइल के अंदर मौजूद है, जो मैंने आपको शेयर की है ना, ये किसी और फाइल में आपको नहीं मिलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगा बेटा, आप लोगों ने किन क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है। आप जब फाइल पर आओगे ना, वो फाइल जब आप ओपन करोगे IS-1636 वाली, इसके अंदर बेटा ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स, इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी कर लेना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, एग्जाम में टेस्ट किए गए 2025 में, 2024 के ये वाले क्वेश्चंस हैं। और ये बार बार ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी 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 जो है ना वो क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। आज की क्लास में मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन क्वेश्चंस को रखना है। पहले मेरा लेक्चर हो चुका है IS-36 पे कंप्लीट, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दे दिया है। कुछ नए कंसेप्ट आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं। इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर एक बात ये भी है कि इसके जो सोल्यूशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए ना, ये जो सोल्यूशंस है बेटा, ये ICMA के पास पेपर्स, ये जो ICMA ने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है क्वेश्चंस का, जो ICMA ने बताया हुआ है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतने इतने मार्क्स हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। ये जो सोल्यूशन है बेटा, किसी बुक का नहीं है, किसी बच्चे का नहीं है, ये ICMA का ही स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये ICMA का ही स्टैंडर्ड है बेटा, उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है कि भाई इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। मीन्स के आपका जो भी आंसर होगा वो कंफर्म हो, आपको ये डाउट नहीं होगा कि भाई ये आंसर गलत है कि सही है, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। नीचे जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल कंफर्म है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें चार पांच क्वेश्चन मैंने रखे, वो ये जैसे आइए ये 2025 के अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा जो है ये जो है 2025 की अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी। और ये रीसेंट पास पेपर्स हैं, ये रीसेंट पास पेपर्स हैं बेटा, इनको संभाल के रखिएगा और इनको लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो काइंडली काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिन बच्चों ने अब तक नहीं किया हुआ। तो बेटा बड़ी एफर्ट लगती है, हमारी टीम होती है वो मैनेज करती है इन सारी चीजों को। पैसे भी हमारे खर्च होते हैं, बहुत सारा काम होता है इसके पीछे, वर्किंग होती है, और फिर जाकर ये आप लोगों के सामने PDF जो है ना वो आप लोगों के सामने नजर आ रहा होता है। तो इसको लाजमी अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल्स में, जो भी FACR पढ़ रहा है उसके साथ लाजमी इस वीडियो को जब ये अपलोड हो जाए तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मैं सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को। और बाकी के जो पास पेपर्स के क्वेश्चन है उनके सोल्यूशंस गिवन है, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी टीचर अभी ये करवा रहा होगा ये वाले पास पे। एक ही जगह पर आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा भाई, इम्पेयरमेंट में ये जो क्वेश्चन है हमारा IS-36 इम्पेयरमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन किया, बिल्कुल पास पेपर का क्वेश्चन है, इसी तरीके से पेपर में आया था A to Z। अब हो सकता है मे बी कि वो वैल्यूज चेंज कर दें, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने पेश कर दें, इसी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने पेश कर दें। अगर इसी क्वेश्चन को पेश कर दिया तो आप लोगों के मजे हो जाएंगे, ठीक है। जो पेपर में बेटा ये पहले भी पास पेपर्स में आया है, 2013 में ही मिलेगा, 2018 में ही मिलेगा, लेकिन रिसेंट डेटा में 2025 में और 2024 में बार बार आ रहा है। तो ये उनके
बैंक में शामिल है ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटा मैंने आप लोगों को इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, सब बच्चों को इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट दिया था कि इम्पेयरमेंट होता क्या है, बड़ा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। और हमने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ईच एंड एवरीथिंग पढ़ी थी। एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, वो मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब भी इम्पेयरमेंट होती है ना, जब भी इम्पेयरमेंट होती है, जब भी इम्पेयरमेंट होती है, तो उस इम्पेयरमेंट की जब आप बेटा डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे, तो हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्पेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हमने अपने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है कि इम्पेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है सर, जो कैरिंग वैल्यू होती है ना, उसके रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सब बच्चों को पता है ये बात? सब बच्चों को पता है बेटा? आंसर बॉक्स में आके मुझे यस कर दो। सब बच्चों को पता है ना कि जब भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा, वो अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू, उस रेशियो के हिसाब से, जो रीसेंट बुक वैल्यू की उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। लेकिन एक चीज नहीं आई है यहाँ पर, वो ये है, ये बेसिकली IAS 38 से भी रिलेटेड है, लिंक कर रही है इंटेंजिबल एसेट से, कि जब भी इम्पेयरमेंट हो और आपके पास एक कैश जनरेटिंग यूनिट हो, कैश जनरेटिंग यूनिट हो यानी कि आपके पास ढेर सारे एसेट्स हो, और उन एसेट्स के अंदर अगर गुडविल आ जाता है, और अगर उन एसेट्स के अंदर अगर गुडविल आ जाता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपका इम्पेयरमेंट का लॉस है, जो भी आपके इम्पेयरमेंट का लॉस है, वो आपने उस गुडविल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मीन्स के जितना भी लॉस है वो सारा का सारा पहले आप गुडविल को पूरा कर दोगे, बुक वैल्यू की कहानी भूल जाओ। फिर भी अगर लॉस बच जाता है, फिर आप बुक वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करो। समझ में आ रही है बात? कि सबसे पहले जब भी आप इम्पेयरमेंट के अंदर जो भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर कोई गुडविल मौजूद है, मैं सारे इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर गुडविल, ठीक है। अगर गुडविल मौजूद है तो आपने जितना भी लॉस होगा आपका इम्पेयरमेंट का, कोशिश ये करनी है कि आपने उसको गुडविल से क्या कर दो, माइनस करो। फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाए, ये स्टैंडर्ड आपको कहता है, फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाए, वो फिर आप अकॉर्डिंग टू कैरिंग वैल्यू जो है उस रेशियो के हिसाब से, जैसे आपने सीखा था, उस रेशियो के हिसाब से आपने क्या करना है, शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है एग्जैक्ट, तो वो वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा जो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि ब्रीफली स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एसेट अंडर IAS 36, क्वेश्चन नंबर, ये 2 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा, थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, ये वाला आता है। सेकंड पार्ट में वो आपको कह रहे हैं कि आपको CGU दिया हुआ है, मींस के कैश जनरेटिंग यूनिट दिया हुआ है December 31, 2011 का। अब यहाँ पर आपके पास जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स है, उसमें आपके पास मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है, और उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स भी हैं। तो टोटल आपके पास हो रहे हैं 105 का टोटल एसेट, ठीक है, 105 का आपका क्या है, टोटल एसेट है, कैश जनरेटिंग यूनिट है। अब यहाँ पर हमारे पास ना दो तरह के एसेट आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है, गुडविल, और दूसरा क्या आ रहा है, करंट एसेट। तो एक बात याद रखिएगा कि IAS 16 हुआ, IAS 36 हुआ, उसके अंदर आपके करंट एसेट्स डील नहीं होते, उसके अंदर आपके करंट एसेट्स डील नहीं होते। IAS 16 हो, IAS 36 हो, IAS 40 हो, उसके अंदर आपके करंट एसेट्स डील नहीं होते। इट मींस कि जो भी इंपेयरमेंट का लॉस होगा, जो भी इंपेयरमेंट का लॉस होगा, वो करंट एसेट्स में नहीं जाएगा, वो करंट एसेट्स में नहीं जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई आप लोग। तो कभी भी इंपेयरमेंट का लॉस करंट एसेट के अंदर मत घुसा देना, ठीक है। तो करंट एसेट के अंदर इंपेयरमेंट का लॉस नहीं जाएगा। दूसरी बात आ गई, आपको एक एसेट दिया हुआ गुडविल। अब अगर इंपेयरमेंट हुई तो सबसे पहले हम गुडविल को खत्म करेंगे, फिर बाकी जो बच गया वो हम कहाँ ले जाएंगे, मशीनरी और बिल्डिंग में अकॉर्डिंग टू कैरिंग वैल्यू करेंगे। अच्छा, ये हमें इन्होंने कैश जनरेटिंग यूनिट दे दिया। क्वेश्चन को देखना कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि कंपनीज पॉलिसी इज टू कैरी आउट एन इम्पेयरमेंट रिव्यू। इम्पेयरमेंट रिव्यू लिया है इन्होंने, एनुअली रिव्यू लेते, ठीक है, हर साल के साल रिव्यू लेते, which has estimated that the recoverable amount of the CGU to be 85 million, to be 85 million। अब आपका जो CGU है उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना है, 85 मिलियन, ठीक है। मींस कि आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और रिक्वायर्ड में आपसे कह रहा है कि एडवाइस हाउ द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड अंडर IAS 36।
आप इम्पेयरमेंट लॉस को किस तरह से एलोकेट करोगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। आपके पास यहाँ पर एसेट्स में उसने दिया हुआ है, एसेट्स में उसने आपको दिया हुआ है, आपके पास जो एसेट्स हैं इसमें आपके पास है कौन कौन से एसेट्स, मशीनरी, मशीनरी है आपके पास 50 मिलियन से, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो आपके पास 16 मिलियन से। फिर उसके बाद क्या है, गुडविल, और गुडविल आपकी कितनी है, 15 मिलियन से। फिर उसके बाद क्या है बेटा, आपके पास करंट एसेट, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आप कितनी है, एसेट्स कितने, 24 मिलियन से। और टोटल आपका जो कैश जनरेटिंग यूनिट है वो कितना, 105, ये आपका क्या है, टोटल। अच्छा, अब जो है वो आपको जो रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है, अब वो आपको जो रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है, ये इन्होंने आपको इसकी क्या दे दी है, मेरे ख्याल में कैरिंग वैल्यू दी, कैरिंग वैल्यू दी है। अब वो आपको रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है। रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आपका है कितना, 85 मिलियन का, 85 मिलियन का। इट मींस के आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, आपस में माइनस कर दो। इम्पेयरमेंट लॉस हम कैसे निकालते हैं सर, हम क्या करते हैं, कैरिंग वैल्यू लिखते हैं। आपने बताया हुआ है अपने शुरू के लेक्चर्स में कि हम क्या लिखते हैं, कैरिंग वैल्यू लिखते हैं। कैरिंग वैल्यू हमारी सर 105 है, और उसमें से सर हम लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं सर, हम इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो क्या कर देते, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और सर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 85 है। सही, अगर हम माइनस कर देंगे तो 105 में से अगर 85 माइनस करो तो मेरे बच्चों जरा मुझे बताना कितना आ रहा है। 105 में से अगर आप 85 माइनस कर देते हो तो मेरे बच्चों बताओ कितना आ रहा है। 20 मिलियन आ रहा है, 20 मिलियन आ रहा है, ठीक है सर। 20 मिलियन आ रहा है, और ये 20 मिलियन क्या होगा सर, हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। अब ये 20 मिलियन का है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि करंट एसेट्स आपके हट गए, करंट एसेट्स में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं होगी, करंट एसेट्स में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं होगी। इंपेयरमेंट हमेशा आपके फिक्स एसेट्स में से होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सर आपने एक और बात बताई कि सर जितना भी इंपेयरमेंट होगा, कोशिश ये करनी है कि आप अपना गुडविल खत्म करो, कोशिश ये करनी है आप अपना गुडविल खत्म करो। गुडविल आपका कितना है बेटा, 15 मिलियन का है, 15 मिलियन का है, 20 मिलियन का आपका इंपेयरमेंट हो रहा है, 20 मिलियन का आपका इंपेयरमेंट हो रहा है, तो इट मींस के 20 में से 15 मिलियन तो पूरे के पूरे कहां चले जाएंगे, आपके गुडविल के अंदर, ये आपके गुडविल के अंदर चले जाएंगे, गुडविल में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने क्या किया है बेटा, इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस में गुडविल को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। गुडविल हमारी 15 मिलियन की थी, तो पूरा का पूरा लॉस जितना भी है, पहले आप गुडविल को फारिग करोगे। आपके पास जो रिमेनिंग बचा है, आपके पास जो रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है सर, 5 मिलियन बचा, 5 मिलियन बचा। अब ये 5 मिलियन जो है करंट एसेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते सर, तौबा करें, करंट एसेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते सर, करंट एसेट को आपने हाथ भी नहीं लगाना, करंट एसेट कोई इंपेयर नहीं होगा। अब बचा क्या, मशीनरी और बिल्डिंग, मशीनरी और बिल्डिंग, ठीक है जी। तो सर ये अब आप 5 मिलियन मशीनरी और बिल्डिंग में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मशीनरी और बिल्डिंग में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मशीनरी एंड बिल्डिंग। सर मशीनरी एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड बिल्डिंग क्या है सर, 15 और 16 मिलियन, जो कैरिंग वैल्यू है उसके रेशियो के हिसाब से करना है, 15 और 16, 15 और 50 और 60, सॉरी 50 और 60, 50 और 16, इसका टोटल कर लो तो बेटा ये हो जाएगा कितना,
66 डिवाइडेड बाय 66, डिवाइड बाय हमेशा टोटल होता है और मल्टीप्लाई बाय जितना लॉस आ रहा है। 5 मिलियन का सर रिमेनिंग लॉस है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा कितना कितना आ रहा है जरा मुझे बता दो। जी बेटा है ना, 15 मिलियन पूरा गुडविल में चार्ज कर दो। गुडविल को जितना हो सकता है खत्म करो, गुडविल को खत्म करो। 3.78 मशीनरी, 3.78 मशीनरी आ गई आपकी। और 1.21 आपकी, 1.21 आपकी बिल्डिंग आ गई। ठीक है जी। ये आपने क्या कर लिया बेटा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इंपेयरमेंट जो होगी सर वो ये होगी, मशीनरी के अंदर से 3.78 जाएगा, 3.78 जाएगा, और बिल्डिंग के अंदर सर 1.21 जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो। ये सारी की सारी हमारी इंपेयरमेंट है जो कि कितनी होगी टोटल सर 20 मिलियन की। ये माइनस करो तो बेटा अब आपकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी एक्चुअल कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, या इसको आप रिकवरेबल अमाउंट कहो या फेयर वैल्यू कहो, एक ही बात है। ये माइनस कर दो, 50 में से 3.78 गए तो बाकी कितना बचा, 46.21, 46.21। और 16 मिलियन में से 1.21 मिलियन गए, 14.78, 14.78। सर गुडविल हमारी पूरी खत्म हो चुकी है, गुडविल हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। गुडविल हमारी से पूरी खत्म हो चुकी है और करंट एसेट एज इट इज आ जाएंगे 24 मिलियन से। तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा, 85 मिलियन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा, ये वाला एमसीक्यू क्लियर है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब वो आपसे बेटा क्या पूछ रहा था रिक्वायर्ड के अंदर, रिक्वायर्ड के अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा था, एडवाइस हाउ द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड अंडर आईएस 36। वो आपने लॉस को एलोकेट करके दिखा दिया। ये 5 नंबर का सवाल था, ये 5 नंबर का सवाल था। फिर उसके बाद कह रहा है कि गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्टमेंट। वो कह रहा है कि आप एक जनरल एंट्री बना के दिखाओ जिसमें आपने इस लॉस को एडजस्ट किया है, किस तरह से एडजस्ट किया है। अब आपने जनरल एंट्री इसको क्या करना है, बना के दिखानी है। बेटा जब भी इम्पेयरमेंट हुई है बेटा, इम्पेयरमेंट यहाँ पर किस किस एसेट्स की हुई है। इम्पेयरमेंट सर हमारी मशीनरी की हुई है, बिल्डिंग की हुई है और गुडविल की हुई है। इन 3 एसेट्स की इम्पेयरमेंट हुई है। तो इन तीनों एसेट्स की वैल्यू बेटा क्या हुई होगी, कम हुई होगी। मशीनरी की वैल्यू भी क्या हुई है सर, कम हुई है। बिल्डिंग की भी कम हुई है और गुडविल की भी कम हुई है। जब एसेट कम होता है तो वो कहाँ जाता है सर, क्रेडिट साइड पे जाता है। ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो गुडविल को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे पूरे के पूरे 15 मिलियन से। अच्छा सर, बिल्डिंग जो है वो, बिल्डिंग जो है 1.21 से हुई है, बिल्डिंग जो है 1.21 से हुई है, ये भी क्रेडिट हो जाएगी। और मशीनरी जो है सर, मशीनरी जो है वो सर हमारी 50 मिलियन से हुई है। तो इन सबको आपने बेटा क्या करना है, क्रेडिट। और जितना भी इंपेयरमेंट का लॉस होता है मेरे बच्चों, आप लोग मुझे बताओ इंपेयरमेंट के लॉस को आप कहाँ लेके जाते हो। बेटा कैरिंग वैल्यू कैसे निकालिए, इंपेयरमेंट, ये जो आपकी कैरिंग वैल्यू थी इससे आपकी इंपेयरमेंट लॉस को मैंने जस्ट माइनस किया है, तो आपके पास ये कैरिंग वैल्यू आ गई। अच्छा मुझे बताओ, इंपेयरमेंट लॉस जहां पे होता है वो कहाँ जाता है सर, पीएनएल में जाता है, एज एन एक्सपेंस पीएनएल में जाता है। तो यहां पर आप डेबिट क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना आपका इंपेयरमेंट हुआ है सर, 20 मिलियन का आपका इंपेयरमेंट। क्लियर है बेटा, ये आप लोगों को बात क्लियर हो गई, ये वाली एमसीक्यू समझ में आ गई। और किसी का कोई सवाल यहाँ तक, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले।
अच्छा जी, अब हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये भी 2025 की ही अटेम्प्ट का आया हुआ है। करंट पास पेपर है, ताजा ताजा पास पेपर है, गर्मा गर्म। जब ये यूट्यूब पे अपलोड हो तो बेटा लाजमी इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि फ्रेंड कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स, ठीक है जी। अब वन ऑफ इट्स कैश जनरेटिंग यूनिट एसेट कंप्राइज द फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं इनके पास 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं। अब वो 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स में से एक आपको बता रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 26 मिलियन से है, गुडविल जो है वो 2 मिलियन से है, पेटेंट राइट इनटेंजिबल एसेट है 1 मिलियन से है, इन्वेंट्री जो है वो बेटा सर आपकी 12 मिलियन से, और टोटल जो आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट है वो 41 मिलियन से है। टोटल जो आपका कैश जनरेटिंग यूनिट है वो आपका 41 मिलियन से है, ठीक है। अच्छा अब सुन लो मेरी बात यहाँ पर। अब सुन लो मेरी बात, मैंने बात कही थी कि आप सिर्फ गुडविल को क्या करते हो, पूरा का पूरा क्या करते हो, गुडविल को इम्पेयरमेंट लॉस घुसा देते हो गुडविल के अंदर। लेकिन पेटेंट और राइट के अंदर मत करना। पेटेंट और राइट आपका इंटेंजिबल एसेट है। मैंने इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात नहीं की, मैंने जस्ट गुडविल के बारे में बात की है। मैंने जस्ट गुडविल के बारे में बात की है। मैंने मैंने बाकी इंटेंजिबल एसेट के हवाले से कोई बात नहीं की, ठीक है। तो जो भी इंपेयरमेंट होगी वो जस्ट गुडविल में पूरी जाएगी। बाकी आप क्या करोगे, कैरिंग वैल्यू के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। इन्वेंट्री सर हमारा क्या है, करंट एसिड है। इन्वेंट्री हमारा करंट एसिड है तो वो इम्पेयर्ड नहीं होगा, वो इम्पेयर्ड नहीं होगा। तो दूसरी बात तो ये हो गई, जैसे हमने बाकी के करंट एसेट नहीं करने, इन्वेंट्री को भी नहीं करना। इन्वेंट्री के लिए आपके पास IS 2 है, वो आपको इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट बताता है कि कैसे उसको लेकर चलना है। जब हम वो पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, ऑन December 31 2015 एन एक्सरसाइज विद रिकॉर्ड टू असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस revalued that the recoverable amount of the assets of the cash generating unit is 35 million। अब आपके एसेट की वैल्यू जो है वो कितनी हो चुकी है, 35 मिलियन। यानी कि कमी कितनी आई है, 6 मिलियन से कमी आई है। पहले आपके कितने थे, 41 के थे, अब आपके कितने हो गए, 35 के हो गए। इट मींस के 6 मिलियन से आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इंपेयरमेंट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो आप सीधा सीधा भी याद कर सकते हो कि आपका जो कैरिंग वैल्यू है, आपकी जो कैरिंग वैल्यू है सर, वो कैरिंग वैल्यू सर 41 मिलियन है, क्वेश्चन में गिवन है। सर रिकवरेबल जो अमाउंट है, सर वो कितनी है सर, 35 मिलियन है। वो मैंने माइनस किया तो वो सर 6 मिलियन से हमारी क्या हो रही है, इंपेयरमेंट हो रही है। 6 मिलियन से हमारी क्या हो रही है, इंपेयरमेंट हो रही है। लेकिन रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, आगे कुछ पॉइंट्स भी वो आपको बता रहा है, वो भी आगे की बातें भी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। वो भी बड़ी काम की होती है। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने एक बात कर दी, वो ये कर दी कि गुड वर्स ₹1 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वो कह रहे हैं कि जो आपकी गुड्स थी ना, यानी कि जो आपकी इन्वेंट्री थी, आपकी इन्वेंट्री में क्या हुआ है कि आग लग गई है, जिसकी वजह से 1 मिलियन क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो बेटा इंपेयरमेंट आपकी 6 मिलियन से नहीं हो रही, आपकी इंपेयरमेंट 5 मिलियन से हो रही है। देखो, आपके एसेट की वैल्यू में जो कमी आई है वो 6 मिलियन से कमी आई है। आपके एसेट के अंदर जो कमी आई है वो 6 मिलियन से आई है, ये बात तो हम मान लेते हैं। लेकिन सर ये जो 6 मिलियन से कमी आ रही है, उसका रीजन ये है कि सर 1 मिलियन से हमारी इन्वेंट्री भी डाउन चल रही है।
ये इन्वेंट्री बेटा आपकी इम्पेयर नहीं हो रही, आग लगने की वजह से क्या हो गई, ये डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये 1 मिलियन जो है वो बेटा इसमें से आप माइनस करोगे, आपका जो एक्चुअल में इम्पेयरमेंट हुआ है वो 5 मिलियन से इम्पेयरमेंट हुआ है। ये 1 मिलियन तो इन्वेंट्री जो आपकी डिस्ट्रॉय हुई है, वो वो आपकी इन्वेंट्री क्या हुई है बेटा, डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है, तो एक्चुअल में सर जो हमारा इम्पेयरमेंट हो रहा है वो 5 मिलियन से हो रहा है। तो बेटा मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 मिलियन माइनस कर दूंगा। और 1 मिलियन किस चीज का मैं माइनस कर रहा हूं सर, जो 1 मिलियन इन्वेंट्री जो मेरी डिस्ट्रॉय हुई है, वो माइनस कर रहा हूं। तो सर एक्चुअल में जो मेरी इम्पेयरमेंट हुई है वो हुई है 5 मिलियन से। ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अच्छा, तो ये हमें इन्वेंट्री की वैल्यू से लेस क्यों नहीं किया, इन्वेंट्री की वैल्यू में से ही लेस कर रहा हूं, अभी तो मैं इम्पेयरमेंट निकालना चाह रहा हूं। जब मैं बेटा कैरिंग वैल्यू निकाल लूंगा ना, तो इन्वेंट्री की वैल्यू में से माइनस करूंगा। जब मैं जब मैं कैरिंग वैल्यू और इम्पेयरमेंट जब माइनस कर, पहले मैं इम्पेयरमेंट निकाल रहा हूं अभी। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना इस तरह की, जैसे मैंने ऊपर एक चार्ट बनाया था, ये मैं करूंगा तो 1 मिलियन में इन्वेंट्री में से माइनस करूंगा। ठीक है जी। तो अभी तो मैं जस्ट अपनी इंपेयरमेंट देख रहा हूँ कि इंपेयरमेंट हो कितनी रही, कितना लॉस मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर उसके बाद सर आगे एक और बात कही है उसने। आगे ये बात कही है कि जो आपके पेटेंट है ना, पेटेंट राइट्स हैव नो मार्केट वैल्यू, आपके पेटेंट राइट की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। आपके पेटेंट राइट की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जीरो है। तो स्टैंडर्ड आपको एक और बात कहता है, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है, एक तो गुडविल हो गया, वो तो आपने माइनस करना ही करना, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई एक ऐसा एसेट है जिसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है, अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी मार्केट के अंदर कोई वर्थ नहीं है, जीरो है, तो इम्पेयरमेंट सारी उसमें से भी माइनस कर दो, उसको कैरिंग वैल्यू वाले झमेले के अंदर मत लेके जाओ। दूसरा पॉइंट ये बात आ गई कि एक तो सर हमने ये सीखा कि गुडविल माइनस करनी है, ठीक है, सिर्फ गुडविल माइनस करनी है, सिर्फ गुडविल में से माइनस होगी इंपेयरमेंट, बाकी किसी और एसेट में से माइनस नहीं होगी। फिर दूसरी बात ये सीखी, अगर कोई एक ऐसा एसेट है और जो जो मार्केट के अंदर वर्थ ही जीरो रखता है, नील रखता है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो उसको भी आप क्या करो, फुली इंपेयर्ड करो, उसको भी क्या करो, फुली इंपेयर्ड करो, उसको कैरिंग वैल्यू के जंबेले के अंदर मत लेके जाओ। बाकी जो बच जाए, बाकी जो बच जाए वो आप कैरिंग वैल्यू के हिसाब से क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो जरा, एक तो इंपेयरमेंट मेरी हो गई 5 मिलियन की, इन्वेंट्री जो मेरा डिस्ट्रॉय हुआ था वो मैंने माइनस किया। अब बेटा इसमें से मैं लेस करूंगा गुडविल, सबसे पहले गुडविल, सबसे पहले पाकिस्तान, और आई स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले गुडविल। तो गुडविल हमारी कितनी है, 2 मिलियन से, तो सर ये 2 मिलियन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग बचा सर 3 मिलियन, ये हमारा क्या बचा रिमेनिंग, ये हमारा क्या बचा रिमेनिंग। सर अगर अगर वो अगर वो हमें ये सेंटेंस ना देता, अगर वो हमें ये सेंटेंस ना देता, पेटेंट राइट हैव नो मार्केट वैल्यू, तो सर हम क्या करते, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेते, और पेटेंट राइट्स को लेते, इन दोनों को लेते, इनकी कैरिंग वैल्यू के हिसाब से इस 3 मिलियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अगर वो ये वाला जो सेंटेंस उसने नीचे दे दिया है ना हमें, ये वाला जो सेंटेंस इसने हमें जो दे दिया है ना, द पेटेंट राइट हैव नो मार्केट वैल्यू, आपके मार्केट वैल्यू जीरो है, निल है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, अगर ये सेंटेंस ना देता, तो सर ये जो रिमेनिंग 3 मिलियन बचा है ना, तो जैसे हम कैरिंग वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ना, हम वैसे ही करते, हम वैसे ही करते। लेकिन अब क्योंकि पेटेंट राइट की कोई वैल्यू नहीं है, तो सर पहले अब आप इसको भी क्या कर दो, इसको भी क्या कर दो, आप इम्पेयर्ड कर दो, इसको भी आप क्या कर दो, इम्पेयर्ड कर दो, इसको कैरिंग वैल्यू के झमेले में अब मत लेके जाओ। तो अब मैं गुडविल माइनस करने के बाद पेटेंट माइनस कर रहा हूं,
पैटर्न माइनस कर रहा हूँ, पैटर्न हमारे 1 मिलियन के थे। अब जो रिमेनिंग बचेगा ना 2 मिलियन, ये बुक वैल्यू के हिसाब से होगा। अब ये बेचारा क्या बुक वैल्यू के हिसाब से होगा, एक ही एसिड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो सारा उसमें से माइनस कर दोगे। हाँ अगर 2-3 एसिड होते तो फिर हम बुक वैल्यू का रेशियो लेते। देखो कैसे कैसे एसिड को मैंने खत्म किया, काफी सारे रूल्स की वायलेशन हुई है यहाँ। पहली बात तो ये कि सर इम्पेयरमेंट निकाली आपने, आपने ये देखा आपकी इन्वेंट्री तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो आपका एसेट जो इम्पेयर्ड हो रहा है उसमें से 1 मिलियन तो क्या हो रहा है, आपकी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो रही है। हालांकि करंट एसेट में से इम्पेयरमेंट नहीं माइनस होती, ऊपर अभी आप बताकर आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो एक एक्सेप्शनल केस है कि इन्वेंट्री को आग लगी है जिसकी वजह से आपकी आपका एसेट जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, तो वो मैंने बेटा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात सर आपने कहा गुडविल जहां नजर आए पूरी इंपेयरमेंट उसके अंदर ले जाओ, तो सर गुडविल नजर आई 2 मिलियन से, पूरी इंपेयरमेंट उसमें ले गए, फिर भी हमारे पास 3 मिलियन बच गए। अब ये 3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट होने थे कैरिंग वैल्यू के हिसाब से, लेकिन सर उसने एक और बात बता दी कि जो आपका पैटर्न राइट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जीरो है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जीरो है, कोई वर्थ नहीं है। तो अब अगर कोई रिमेनिंग है, अगर कोई रिमेनिंग इंपेयरमेंट है, तो जो एसेट मार्केट वर्थ जिनकी जीरो है उसमें से माइनस कर दो। क्यों क्यों उसको आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हो जब उसकी मार्केट वैल्यू ही नहीं है, तो उसको भी क्या करो, खत्म करो। उसको हमने क्या किया, खत्म किया। अब बाकी जो बचा वो बाकी एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाकी बेचारा एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बचा है, इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से ये 2 मिलियन क्या कर दोगे, माइनस कर दो। समझ में आ रही है बात? इन्वेंट्री लॉस को बेटा करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट एसेट कभी भी इंपेयर्ड नहीं होता। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन थी कि आग लगने की वजह से क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, तो इस वजह से मैं माइनस कर रहा हूँ। मेरा बच्चा क्लियर हो गया सबको? अब देखो मैं इसका चार्ट बनाने लगा, अगर सामने सामने मैं पहले से चार्ट बना लेता ना तो फिर आप लोगों को जरा कंफ्यूजन होती। देखो अब मैं चार्ट बना रहा हूँ। एसेट, एसेट सर हमारे पास एक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा एसेट है सर गुडविल। तीसरा एसेट है सर पेटेंट। और फिर उसके बाद सर एसेट है हमारे पास इन्वेंट्री। अच्छा सर फिर उसका ये उसकी उसकी जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी बेटा, ये बीवी मैंने बुक वैल्यू लिखा है, लड़के खुश मत होना। अच्छा ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू एक ही बात होती है, कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू एक ही बात होती है, बीवी नहीं लिखा हुआ। अच्छा अब देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, 26 मिलियन। फिर उसके बाद गुडविल कितना है, 2 मिलियन। फिर उसके बाद पेटेंट कितना है, 1 मिलियन। फिर उसके बाद इन्वेंट्री कितनी है, 12 मिलियन। टोटल कितना हो रहा है सर, टोटल हो रहा है 41 मिलियन। टोटल कितना हो रहा है, 41 मिलियन। अब उसके बाद सर रिकवरेबल अमाउंट लिखिए जरा, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट सर हमारे पास आ रही है 35 मिलियन से। तो सर यहाँ पर इंपेयरमेंट हुई 6 मिलियन से, इंपेयरमेंट हुई 6 मिलियन से। अब इस 6 मिलियन में से, अब इस 6 मिलियन में से मेरे बच्चों, इस 6 मिलियन में से 1 मिलियन कहाँ चला जाएगा, इन्वेंट्री में। 1 मिलियन कहाँ चला गया, इन्वेंट्री में। सर फिर उसके बाद 2 मिलियन कहाँ चला जाएगा, गुडविल में। फिर उसके बाद 1 मिलियन कहाँ चला जाएगा, पेटेंट में। बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा सर, 2 मिलियन मिला। और वो 2 मिलियन अब एक ही एसेट बचा है, अब इसकी क्या कैरिंग वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूशन करूं, तो पूरा का पूरा 2 मिलियन इसमें से माइनस कर दिया। तो फिर आपके पास एक कैरिंग वैल्यू आ चुकी है। अब ये माइनस कर दो बेटा, जो आपकी पहले की कैरिंग वैल्यू थी, अब की जो कैरिंग वैल्यू है, माइनस करके ये 24 मिलियन का आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा। इन गुडविल आपकी जीरो, पेटेंट आपका नील, इन्वेंट्री आपकी 11 मिलियन से, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 35 मिलियन। बेटा करंट एसेट को मेरा बच्चा इस वजह से कंसीडर नहीं करते
मेरा बच्चा करंट एसेट को इस वजह से कंसिडर नहीं करते। करंट एसेट्स के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे हमारे पास इन्वेंट्री है ना मेरा बच्चा, इन्वेंट्री का एक अलग से स्टैंडर्ड है IAS 2। IAS 2 इन्वेंट्री हमेशा IAS 2 के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है उसका। ठीक है। फिर उसके बाद और भी जो करंट एसेट्स है उनके अपने एक अलग से स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, जिसके हिसाब से आपने उसको ट्रीट करना है। ये जो आपका IAS 16 है, या ये जो आपका IAS 36 है, या जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे IAS 40, ये बेसिकली है ही प्योरली आपके फिक्स एसेट से रिलेटेड। प्योरली किससे? फिक्स एसेट से रिलेटेड है। तो ये सिर्फ आपको फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट बताते हैं। अगर एक ही स्टैंडर्ड के अंदर आप सारे एसेट्स को पढ़ने लग गए तो बाकी स्टैंडर्ड्स बनाने का क्या फायदा? हर एसेट की ना मेरा बच्चा नेचर अलग होती है, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक सवाल ये भी पैदा हो सकता था कि सर जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट का क्यों निकालते हैं, करंट एसेट का क्यों नहीं निकालते? कि वो क्या है? करंट एसेट है। फिक्स एसेट तो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, तभी हम उसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। करंट एसेट तो है ही कितने, 1 साल के लिए है, 1 साल बाद क्या हो जाने, खत्म हो जाने, तो उसका क्या डेप्रिसिएशन निकालना। तो हर हर एसेट का नेचर अलग होता है, तो उसके हिसाब से उनका स्टैंडर्ड अलग होता है। अच्छा, एक एक ये जो बेटा, ये जो गुडविल वाला चक्कर है ना, ये जो गुडविल वाला चक्कर है, बेसिकली ये आता IAS 38 के अंदर है। IAS 38 के अंदर है। IAS 38 पूरा का पूरा बनाया है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया इसका, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर ट्रीट करवा दिया। ये जो हम गुडविल को माइनस कर रहे हैं ना, ये आपको IAS 36 नहीं कहता, ये आपको IAS 38 कहता है। तो मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि IAS 38 मैंने आप लोगों को पढ़ाना है। नहीं बेटा, जब चीजें आपकी फिंगर टिप्स में होती है ना, जब आप डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हो, तो फिर ये चीजें आपको मुश्किल नहीं लगती है। तो तभी तो आप लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स आप लोग पढ़ते हो। रीवैल्यूएशन सरप्लस है क्या? अरे रीवैल्यूएशन सरप्लस है, सॉरी बेटा सॉरी। रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर है उसको भी एडजस्ट करना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस है अगर, उसको भी एडजस्ट करना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस है। हाँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, उसको भी एडजस्ट करना है। अब देखो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे एडजस्ट करूंगा। अभी रुको ना, एडजस्ट कर रहा हूँ। मेरे बच्चों एडजस्ट कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी एडजस्ट करूंगा। क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ? अब देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी एडजस्ट कर रहा हूँ। जरा देखो सारे बच्चे बेटा फोकस कीजिएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस को एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर सर हमारे पास एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जी बेटा कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर एक साथ भी ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा मेरे बच्चों सुनो जरा, अब मैं रीवैल्यूएशन को भी क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा, सरप्लस को भी देखो एंट्री के अंदर एडजस्ट करूंगा। उसने क्योंकि रिक्वायर्ड में देखो क्या बोला, एक तो उसने बोला था कि एलोकेट द इम्पेयरमेंट लॉस, वो हमने कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनरल एंट्री बनाओ इम्पेयरमेंट की। अब बेटा मैं जनरल एंट्री बनाने जा रहा हूँ। जनरल एंट्री में क्या हो रहा है बेटा, सब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हुआ, कम हुआ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हुआ, कम हुआ। कितने से कम हुआ सर, 2 मिलियन से क्रेडिट में चला गया। गुडविल भी कम हुई, गुडविल भी कम हुई। कितने से सर, 2 मिलियन से क्रेडिट में चली गई। सर पेटेंट भी कम हुआ, पेटेंट भी कम हुआ। कितने से सर, 1 मिलियन से। अच्छा सर इन्वेंट्री भी कम हुई हमारी, कितने से, 1 मिलियन से। इन्वेंट्री को भी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, 1 मिलियन से। अच्छा, अब डेबिट क्या होगा, सुनो सर, अब डेबिट क्या होगा, अब डेबिट क्या होगा। अब डेबिट क्या होगा जरा सुनो। इम्पेयरमेंट लॉस अभी हम पढ़कर आ रहे हैं सर, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में सर आपका इंपेयरमेंट जाता है। लेकिन सर एक बात आपने बता दी थी, IAS 16 जब आपने पढ़ाया था ना, उस टाइम आपने बताया था कि जब भी अगर इंपेयरमेंट हुई, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस का कोई बैलेंस मौजूद है तो पहले उसको खत्म करो। अगर इंपेयरमेंट हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू डायरेक्टली कम तो होगी, वो तो हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन उसका जो लॉस होगा ना, पहले वो लॉस जाएगा सरप्लस से एडजस्ट होगा। सरप्लस आपका 1 मिलियन से रखा हुआ है, तो पहले बेटा रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दो 1 मिलियन से। बाकी का जो लॉस है, बाकी का जो लॉस है, टोटल कितना था, 6 मिलियन। 6 मिलियन में से 1 मिलियन आपका सरप्लस में से एडजस्ट हो रहा है। बाकी जो है 5 मिलियन, वो आपका कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर। ये आपका कहाँ जाएगा, पीएनएल में। और ये आपका कहाँ जाएगा, सरप्लस वाला ओसीआई के अंदर, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। अब आई बात समझ में? ठीक है। अगर कोई सरप्लस का बैलेंस मौजूद है तो पहले उसको खत्म करो, फिर उसके बाद बाकियों की तरफ आना। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद मेरे जो हैंडआउट है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो बेटा IS 40 से रिलेटेड है। IS 40 अभी हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टारगेट ही कोई है, तो फिर हम इस एमसीक्यू को भी क्या करेंगे, डील करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4। जी, ये आ गया आपके पास एमसीक्यू नंबर 4। जी बेटा बिल्कुल, बिल्कुल ये जो 1 मिलियन मैंने एडजस्ट किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ही 2 मिलियन में से एडजस्ट किया है, बिल्कुल। लेकिन अभी मैं पूरी ओवरऑल जर्नल एंट्री बना रहा हूँ ना। देखो, सरप्लस से एडजस्ट हो या फिर पीएनएल से एडजस्ट हो, सरप्लस से एडजस्ट हो या फिर पीएनएल से एडजस्ट हो, दोनों ही कंडीशन में एसिड की वैल्यू तो कम होगी ना। दोनों ही कंडीशन में एसिड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जब एसिड कम होता है तो वो कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। देखो, अगर इसको इंडिविजुअली समझो, अगर लेट सपोज और कोई एसिड ना होता, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रही है ना, अगर कोई और एसिड ना होता, जैसे सपोज करो 2 मिलियन की हमारी क्या हुई है, इंपेयरमेंट हुई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। देखो, मैं एंट्री तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की यही बनाता ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एंट्री तो यही बनाता कि मैं इसको तो 2 मिलियन से ही क्रेडिट करता, इसका जो 1 मिलियन होता वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता, वो सरप्लस से एडजस्ट होता। और बाकी जो 1 मिलियन होता, बाकी जो 1 मिलियन होता वो कहाँ जाता, पीएनएल के अंदर। तो एंट्री यहां पर भी मैंने वही बनाई है, एसिड तो पूरा कम होगा ना, एसिड की वैल्यू को तो कम करोगे, बाकी वो जो लॉस आ रहा है उसको आप 1 मिलियन रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट कर रहे हो और 1 मिलियन आप पीएनएल में लेके जा रहे हो। तो अब ये जो मैं पीएनएल में लेके जा रहा हूँ, 1 मिलियन पीएनएल में लेके गया हूँ, लेकिन बाकी का 4 मिलियन भी तो था, वो मैं पीएनएल के अंदर टोटल पे 5 मिलियन से लेके गया। बाकी एसेट्स भी तो है ना। समझ में आई बेटा सिद्रा? देखो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं। देखो सुनो, सारे बच्चे दोबारा सुनो। देखो, ये मैंने जो एंट्री बनाई है ना, ये मैंने कंपाउंड एंट्री बनाई है, सब एसिड्स को एक ही साथ बनाया।
कि सब एसेट्स की वैल्यू कम हुई, ये भी इम्पेयर्ड हुआ, ये भी इम्पेयर्ड हुआ, ये भी इम्पेयर्ड हुआ, ये भी इम्पेयर्ड हुआ, सब एसेट की वैल्यू कम हुई। एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो वो बेटा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे जाता है। तो सब एसेट्स को मैंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सब एसेट्स को मैंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड। अब उसके बाद अब मुझे डेबिट करना था। डेबिट के लिए मुझे IS 16 याद आया। IS 16 ने कहा था कि जब भी इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने लगो ना, इम्पेयरमेंट लॉस कितना था, 6 मिलियन का। जब भी इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने लगो ना, उससे पहले एक नजर देख लेना कोई सरप्लस मौजूद तो नहीं है। अगर कोई सरप्लस मौजूद है तो पहले उसको एडजस्ट करो। तो मैंने एक नजर देखा, क्वेश्चन में मुझे कहा था कि सरप्लस है 1 मिलियन का। तो भाई पूरा पीएनएल में नहीं लेके जाऊंगा, 1 मिलियन मैंने सरप्लस में लेके चला गया। और बाकी का 5 मिलियन में कहाँ लेके चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ये सरप्लस मौजूद ना होता तो पीएनएल के अंदर पूरा का पूरा 6 मिलियन में उतार देता। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बताया आपको कि भाई सरप्लस मौजूद है, और सरप्लस मौजूद हो तो IS 16 कहता है लॉस रिकॉर्ड नहीं करना। लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, गलत बात हो जाएगी, नाराजगी हो जाएगी अगर लॉस रिकॉर्ड किया। पहले आप क्या कर लो, सरप्लस को रिकॉर्ड। तो मेरा बच्चा मैंने सरप्लस को एडजस्ट किया। अब वही बात एक बच्ची पूछ रही थी कि सर आपने बिल्कुल सरप्लस के अंदर एडजस्ट किया, लेकिन ये सरप्लस तो सिर्फ और सिर्फ किसका था, ये सरप्लस तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का था। तो मेरे बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही है, कंपाउंड एंट्री बनी है तो ये इम्पैक्ट आ रहा है। वरना अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सिंगल एंट्री बनाओ तो 2 मिलियन से इसकी वैल्यू कम हुई है, जिसमें से 1 मिलियन सरप्लस का और 1 मिलियन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया है। इम्पेयरमेंट देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, इम्पेयरमेंट पूरा 6 मिलियन से रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। इम्पेयरमेंट पीएनएल में कितना लेके गया हूं, पीएनएल में कितना लेके गया हूं, 5 मिलियन लेके गया हूं ना। 5 मिलियन लेके गया हूं ना, इम्पेयरमेंट कैसे मैंने 6 मिलियन रिकॉर्ड कर लिया। अगर मैं 6 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहा होता ना, फिर इम्पेयरमेंट पूरा 6 मिलियन रिकॉर्ड हो रहा होता। अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में जस्ट 5 मिलियन शो किया है, 1 मिलियन तो मैंने अपने ओसीआई के अंदर एडजस्ट किया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। ठीक है बेटा, ये देखो मेरा बच्चा, ये मेरी बात सुन। इम्पेयरमेंट ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो ना, ये मैंने इम्पेयरमेंट पूरा 20 मिलियन से रिकॉर्ड किया, क्योंकि कोई सरप्लस का बैलेंस मौजूद ही नहीं था। अब यहां पर सरप्लस था तो अब मैंने पीएनएल के अंदर इस वाली एंट्री को हटा दो अगर इस पे कंफ्यूज हो। अब मैंने पूरा 6 मिलियन रिकॉर्ड नहीं किया, अब मैंने 5 मिलियन रिकॉर्ड किए, 1 मिलियन तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाऊं। और बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ बेटा, सेपरेट एंट्री देखो, अगर सेपरेट एंट्री बनानी होती ना बेटा, ऐसे एंट्री बनती, सुनो सर। अब इसकी अगर सेपरेट एंट्री बने, सेपरेट एंट्री कैसे बनती, पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाओ, सेपरेट एंट्री बना के दिखाओ। ये मैंने कंपाउंड एंट्री बनाई, सेपरेट एंट्री बनती तो कैसे बनती। पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 मिलियन से कम हुआ है, 1 मिलियन इसका सरप्लस था, और 1 मिलियन आपका पीएनएल में चला गया। फिर गुडविल आई, गुडविल तो पूरी की पूरी इंपेयर्ड हुई। फिर पेटेंट आया, वो भी 1 मिलियन से चला गया। फिर इन्वेंट्री आई, वो भी 1 मिलियन से गई। तो अब जरा देखो, ये सेपरेट एंट्री बनाई,
पीएनएल कितना कितना डेबिट हुआ, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 हो गए और 1 मिलियन, ये 5 हो गए। तो पीएनएल टोटल कितना डेबिट हुआ है, 5 मिलियन। तो यहाँ पर भी मैंने कितने से डेबिट किया है, 5 मिलियन से। फिर सरप्लस कितने से डेबिट हुआ है, 1 मिलियन। तो यहाँ भी कितने से डेबिट हुआ है, 1 मिलियन से। और फिर बाकी सारे एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 मिलियन से क्रेडिट, गुडविल 2 मिलियन से क्रेडिट, 1 मिलियन से पेटेंट क्रेडिट और 1 मिलियन से आपका इन्वेंट्री क्रेडिट। यहाँ पर भी इन्वेंट्री 1 मिलियन, पेटेंट 1 मिलियन, गुडविल 1 मिलियन और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 मिलियन। और कुछ? हाँ आसिफ, टाइप कर दो तो ज्यादा बेहतर है, रिकॉर्डिंग होती है ना, मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। माइक में आप लोगों का ओपन कर दूंगा क्लास के बाद, मतलब एंड में ओपन कर दूंगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे चलिए बेटा। ये मैंने आप लोगों को खुल के समझा दिया पूरा। ये सेपरेट एंट्रीज बनती तो ऐसे बनती, तो सेपरेट एंट्री बनाने की जरूरत क्या है, एक ही एंट्री बनती है बेटा। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कैश जनरेटिंग यूनिट है आपके पास, बिल्डिंग 45, पेटेंट नहीं सॉरी प्लांट है 20, गुडविल 15,000, करंट एसेट 30,000, टोटल 1,10,000। रीवैल्यूएशन हो रही है और रिकवरेबल अमाउंट आपको बता रहे हैं कितने से, 80 मिलियन। ये तो पूरा पूरा सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये भी करके दिखाता हूँ मैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर एक जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना लाल। इसमें पूरे कंसेप्ट हैं, सारी चुरंगियां घुमाई है इसने। लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कर लेना। हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पर आपके पास एसेट्स हैं। एसेट्स में आपके पास बिल्डिंग 45,000, प्लांट 20,000, गुडविल 15,000 और करंट एसेट्स 30,000। टोटल हो गया आपके पास 1,10,000। अब इसमें रिकवरेबल अमाउंट आपको बता रहे हैं 80,000, 80,000। तो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है 30,000 से, 30,000। ठीक है जी, ये आपका क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस। ये आपका क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस 30,000 से। अब ये 30,000 जो है करंट एसेट में जाएगा नहीं जाएगा, सर तौबा तौबा करे, करंट एसेट है, करंट एसेट में नहीं जाएगा, तौबा तौबा करे। गुडविल में डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले तो पूरा पूरा 15,000 आप गुडविल ले जाओ, पूरा का पूरा 15,000 गुडविल। बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा, सर 30,000 में से 15,000 तो गुडविल में चला गया, बाकी कितना बचा, 15,000। अब वो 15,000 बिल्डिंग और प्लांट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्डिंग 45,000 और प्लांट 20,000, टोटल कितना हो गया, 45 और 20 कितने, 65,000। 65,000 मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट रिमेनिंग रह गया था इम्पेयरमेंट का, सर 15,000।
अब वो कितना कितना आ रहा है जरा मुझे बताओ। 10.38 यानी कि 10,380। 10,380 और वो है 4,610। ठीक है। अब दोबारा से कैरिंग वैल्यू आ जाएगी तो माइनस कर दो इस कैरिंग वैल्यू में से इसको, या इसको रिकवरेबल अमाउंट भी कह सकते हो, एक ही बात। माइनस कर दो जो भी अमाउंट हो। ये वाला तो आसान सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? क्लियर है ये? हाँ, अब आसिफ जो भी हो आप लोग लिख लेना ना इसमें। अब ये तो आगे तो कुछ नहीं क्वेश्चन बचा ना। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्ची कह रही थी कि सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आपका पास पेपर वाला, उसको सर जरा बता दें। IS 16 का है ये वाला कह रही थी। अब वो वाला तो कर लोगे ना यार आप लोग खुद ही। अब वो जो मैंने फाइल भेजी है उसमें से देख लो कोई क्वेश्चन। IS 36 का फर्स्ट। करंट एसेट की बेटा रिवाइज सीवी वही होगी क्योंकि उसमें से तो कोई इम्पेयरमेंट माइनस नहीं हुई ना। तो जो उसकी सीवी है 30,000, तो वही 30,000 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। गुडविल खत्म हो जाएगी 15,000 से। यार मैं कर देता हूँ यार। कर देता हूँ तो क्या याद कर देता हूँ। देखो, अब सीवी जो है वो आपकी करंट एसेट की तो 30,000 पूरी रहेगी। ये कोई मुझे बच्चा बता रहा था कि सर इसकी बिल्डिंग की आ जाएगी, बिल्डिंग की आ जाएगी 34,620। अच्छा, और प्लांट की बताओ कितनी आ जाएगी? गुडविल तो नील हो गई। प्लांट की बता दो 20,000 में से 4,610 जरा माइनस करो। 15,390। ठीक है, 15,390। और वो टोटल करोगे 80,000 आएगा। 8-10 रुपए का फर्क होगा बेटा, वो मुझसे ले लेना आप। ठीक है। अच्छा, IS 36 में क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसी पैसा कर देता हूँ, अभी कर दो। क्या बात है, क्या बात है। पहले तुम लोग इजी पैसा किया करते थे, आज मुझे करना पड़ा। इसकी थ्योरी एक दफा पढ़ लेना। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर थ्योरी में से आप थ्योरी के नोट्स भी दे दिया करें, तो इस पास पेपर्स के जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो इसमें मैंने दिए हैं। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। ये पूछ रही थी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा सवाल है, पढ़ ले। पढ़ ले इसको, इस वाले वाले को ही पढ़ ले, इसको ही पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 1 ये इसमें काम का है ना। चलो मैं पढ़ बता देता हूँ।
अच्छा देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी है उसने, बल्कि ना यार मैं इसको ना सॉल्व करूँ। ये भी पास पेपर के ही है, एमसीक्यू है कोई। अच्छा देखो इसमें कह रहे हैं कि कंपनी है उसने एक्वायर्ड किया है नॉन करंट एसेट, कब एक्वायर्ड किया है? जुलाई 1 2016। और उसकी जो कॉस्ट है वो ये है। 10 million, विच हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, और उसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 0 है। एसिड बाई किया जुलाई 1 2016 में। ये बाई किया है इन्होंने। ये कॉस्ट बता दी और 10 years उसकी लाइफ बता दी। द एसिड हैड बीन करेक्टली डेप्रिशिएटेड अप टू जून 30 2021। कह रहे हैं कि एसिड को हमने बिल्कुल ठीक डेप्रिशिएट किया है 2021 तक। मतलब कितना अरसा हो गया? 17 18 19 20 और 21, 5 साल। 5 साल हमने एसिड को बेहतरीन डेप्रिशिएट किया है, सही से डेप्रिशिएट किया। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं एट दैट डेट द एसिड वाज डैमेज। अब वो कह रहे हैं 5 साल बाद एसिड क्या हो गया? डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद जब हमने उसकी इम्पेयरमेंट करवाई ना, इम्पेयरमेंट रिव्यू लिया, तो अब ऑन जून 30 उसकी जो फेयर वैल्यू थी लेस कॉस्ट टू सेल वाज 30 million, नहीं 3 million, 3 million। ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि अब जब हमने उसकी इम्पेयरमेंट करवाई, इम्पेयरमेंट करवाने के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एक बात याद करो पीछे, सबसे पहले शुरू में मैंने आपको बताया था। देखो रिकवरेबल अमाउंट क्या बनता है? या तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू टू सेल, या फिर वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से कोई फेयर वैल्यू होती है आपकी, ये रिकवरेबल अमाउंट होता है। अब वो यही बता रहे हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको 3 million बता रहे हैं, एक ये अमाउंट बता रहे हैं। और फिर आगे उसने कहानी सुनाई आपको वैल्यू इन यूज की। वैल्यू इन यूज में आपको मैंने आपको बताया था जो आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को आप कहते हो वैल्यू इन यूज। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज अमाउंटेड टू ₹8,50,000 पर एनम, एक साल के, फॉर द नेक्स्ट 5 years। वो आपको ये बता रहे हैं कि जो आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है ना फ्यूचर के, वो पर ईयर 8,50,000 है। और ये आपका जो कैश फ्लो है ये आपको 5 साल तक मिलता रहेगा। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अच्छा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही जो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, डेट इज कॉल्ड आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि जो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है ना, हर साल आपकी गुर्बत आती है, परेशानी आती है, आईसीएमए वाले भी फीस बढ़ा देते हैं, वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्लाई कर रहे होते हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा जो चेंज आ रहा है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 10% है 5 साल तक। और फैक्टर भी बता दिया 0.621। कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज भी बताया और फैक्टर में ही बता दिया, ये फैक्टर भी होते हैं प्रेजेंट वैल्यू के। ठीक है, इतनी डिटेल में इसको नहीं बनाना चाह रहे क्योंकि अगर कोई बच्चा एम में मुझसे पढ़ेगा ना तो उसमें वहां पे बनाऊंगा उसको। और दूसरा आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। आगे ना वो आपको ना बता रहा है, ये देखो वो कह रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो 3.79 million है। ये उसने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया था ना शुरू में, जब मैंने आपको बताया था सारे बच्चे बोल रहे थे क्या सर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों को निकालनी नहीं पड़ेगी, वो आपको प्रेजेंट वैल्यू देगा। तो बेटा उसने पहले पूरी कहानी सुनाई आपको। ठीक है।
पूरी कहानी सुनाई कि भैया हमारा कैश का जो कैश फ्लो है वो 8,50,000 रुपए वो पर ईयर है, 5 साल तक हमारा कैश फ्लो रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, फिर उसके बाद पर एनएम 0.621 है। ये उसने ना आपको पूरी कहानी सुनाई, उलझाने वाली बातें की, लेकिन ना उसने आपको मेरा बच्चा प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दे दी। प्रेजेंट वैल्यू उसने आपको निकाल कर दे दी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब जरा सुनो, अब जरा सुनो। एक एसेट है, 10 मिलियन उसकी कॉस्ट है, 5 साल आपने उसको लिया है, इस्तेमाल किया है, 5 साल आपने उसको क्या किया है, इस्तेमाल किया है। ठीक है, 5 साल बाद इस्तेमाल करने के बाद उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी, मुझे जरा बताना। 10 मिलियन का है, 10 साल उसकी लाइफ है, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 मिलियन। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 5 मिलियन। तो सर कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, 5 मिलियन। ठीक है, तो ये मैंने जबानी जबानी बता दिया कि कैरिंग वैल्यू बेटा आपके एसेट की कितनी होगी, 5 मिलियन। कैसे कि सर 10 मिलियन आपका एसेट है, 5 साल आपने इस्तेमाल किया है, तो 5 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो भी 5 मिलियन है। माइनस करेंगे, कैरिंग वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो सर 5 मिलियन आ गई। अब सर इसमें से हमें लेस करवाना है रिकवरेबल अमाउंट। सर रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपने हमें कहानी सुनाई थी कि रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों का होता है, या तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या फिर सर वैल्यू इन यूज। सर फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल वो हमें बता रहे हैं 3 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेस कॉस्ट टू सेल वॉज 3 मिलियन। और सर वैल्यू इन यूज, प्रेजेंट वैल्यू हमारे कैश फ्लोज की, वो सर बता रहे हैं 3.79 मिलियन। मैंने कहा था इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा अमाउंट लोगे, जरा मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सा अमाउंट लोगे। वैल्यू इन यूज, है ना? सारे एग्री करते हो? सर आपने कहा था, आपने सर ये कहा था, आपने सर ये कहा था कि दोनों में से विच वन इज हायर, जो दोनों में से ज्यादा होगा। तो मेरे बच्चों, दोनों में से ज्यादा क्या है, सर दोनों में से ज्यादा वैल्यू इन यूज है। तो सर ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिकवरेबल अमाउंट 3.79 मिलियन, माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा इम्पेयरमेंट। अब जरा मुझे बताओ इम्पेयरमेंट कितना आ रहा है, 5 में से 3.79 माइनस करो, 1.21, 1.21। ठीक है जी, 1.21 आपका इम्पेयरमेंट। अब वो आपसे क्या पूछ रहा था, वो आपसे पूछ रहा था कि अमाउंट वुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंपेयरमेंट कहां चार्ज होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना, 1.21। 1.21 यार, दोबारा देखो कैलकुलेशन करो, सही कर रहे हो? वैल्यू इन यूज कितना है, 3.79 है। जरा दिखाओ, 3.79 है।
3.79 है, हाँ बिल्कुल सही है, 3.79। 1 मिनट, 3.79 है ना, तो यही चाहिए था यार, जब प्रेजेंट वैल्यू दे रहा हो आपको 3.7। अच्छा एक और सुन लो, अच्छा मैंने सुना नहीं, ये मिलियन में नहीं था। एक और बात सुन लो बेटा, एक और बात सुन लो मेरा बच्चा, मेरी बात सुन लो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक चीज हो गई यहाँ पर। अच्छा वो आपको ना 10% और प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दे रहा है 3.79, मैं समझे ये आपको अमाउंट दे रहा है। ये अमाउंट नहीं है, 3.79 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। बस सिंपल इसको, आपका जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो कितना आपका 8,50,000 पर ईयर, इसका आपका जो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3.79 मल्टीप्लाई करो, 3.79 मल्टीप्लाई करो, अब बताओ कितना आ रहा है। 3221500, ये बेटा 3221500, 1500 ये है बेटा, सॉरी, ये ना आपको फैक्टर दे रहा था प्रेजेंट वैल्यू का। अच्छा सुन लो आप फैक्टर के बारे में भी, फैक्टर के बारे में भी सुन लो। बेटा प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर ना वो आपको दो तरह से देगा, ये भी सुन लो, अब ये कहानी एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ी बहुत ना, जितना आप लोगों के लिए जरूरत है उतना एक्सप्लेन कर देते हैं। फैक्टर ना पर ईयर भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। पर ईयर कौन सा फैक्टर है, पर ईयर आपको ये दिया हुआ फैक्टर, पर एनम इज 0.621, ये आपका पर ईयर फैक्टर है, 0.621। और ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको पूरा 5 साल का, 3.79, ठीक है। अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो। अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। और अगर पर ईयर दिया हुआ है, अगर आपको पर ईयर दिया हुआ है तो फिर 5 दफा प्लस कर लेना, बात एक ही है। 0.621, 0.621, 0.621, क्योंकि 5 साल है ना आपकी, कैश फ्लोज कितने आएंगे, 5 साल आएंगे। 0.621 और 0.621, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.7 ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। तो कंपाउंड दे रहे हैं तो बस मल्टीप्लाई करो, और पर ईयर का जो आपका एन्युटी का फैक्टर, यानी कि जो आपको पर ईयर आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं 8,50,000, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 3221500 आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दो 3221500, बेटा ये आपकी क्या है, हायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.22। जब ये माइनस करोगे तो कितना आ रहा था, करने पे कितना आ रहा था, 1778500, अच्छा जी, 1177850 आ रहा था। ये अब कौन सा आंसर मैच कर रहा है देख लो यहाँ पर, ये आ रहा है।
ए आ रहा है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? और किसी का कोई सवाल? या ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा सबर कर लो। IS 16 के अंदर आप लोग IFRS 16 ही इसका जो टॉपिक आप लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें वैसे ही डिटेल में आपने ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना है। वहां पे प्रॉपरली सिखाया जाता है आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है। लेंथी तो नहीं है बेटा, 5-5 मिनट में सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन है ये। ये जो इंटरेस्ट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चक्कर है ना, ये थोड़ा सा वेट कर लो। प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, लीज का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल में हमने पढ़ना ही है, प्रेजेंट वैल्यू ही निकलती है उसमें। या तो यूट्यूब पे भी देख लो, मैंने निकालना सिखाया हुआ होगा जब मैंने लीज का टॉपिक भी अपलोड किया हुआ होगा। जी बेटा, लीज का टॉपिक भी है। जब लीज पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं ये सब। प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, बस वो अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, वो 20 नंबर वाले सवाल अब नहीं आते। वो 20 नंबर वाले सवाल अब नहीं आते, वो पास पेपर्स आप उठाकर देखोगे ना। अच्छा, वो 20 नंबर के सवाल भी कैसे होते थे कि वो कंसोलिडेशन पूछता था 20 नंबर की, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछता था। बाकी जो क्वेश्चन होते थे ना वो ऐसे होते थे कि ए बी करके पार्ट आ रहे होते थे कि ए पार्ट में IS 16 पूछ लिया, बी पार्ट में IS 2 पूछ लिया, सी पार्ट में उसने IS 38 पूछ लिया। इस तरीके से वो पूछता था। एक दो क्वेश्चन होते थे वो पूरे पूरे 20 मार्क्स के होते थे। अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप लोग के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आप लोगों का क्वेश्चन बैंक बेटा मैंने आप लोगों को बना के दे दिया ना। क्या याद करोगे, आप लोग को बना के दे दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे के सारे MCQ पास पेपर्स के। पेपर पैटर्न बेटा 60 मार्क्स के आपके MCQs हैं, 40 मार्क्स के आपके MTQs हैं, 60 नंबर के MCQs हैं और 40 नंबर के MTQs हैं। अब MTQs में 5 नंबर का भी सवाल होता है, मैक्सिमम 5 नंबर का सवाल होता है, कभी 3 नंबर का सवाल भी होता है, 4 नंबर का सवाल भी होता है। मैक्सिमम 5 नंबर का सवाल होता है। उसमें से कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कुछ आपके कैलकुलेशन वाले होते हैं। एमसीक्यूज जो है वो आपके मेजोरिटी एमसीक्यूज 2 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज वो आपको 5 नंबर के भी दे सकता है। जैसे अभी हमने नीचे वाले जो क्वेश्चंस किए हैं ना, जिसमें गुडविल की भी इंपेयरमेंट हो रही थी, वो आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है, लेकिन वो 5 नंबर की फिर एमसीक्यूज होगी। जी बेटा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो ना तो आराम से हो जाता है। और सवेरा बेटा, जैसे सीए वालों के होते हैं बैंक, ACCA वालों के होते हैं, तो बेटा मैंने आप लोगों को भी बना कर दे दिए ना। जी, मॉक टेस्ट का देखते हैं, लेकिन पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस की है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से जल्दी। जी बेटा, ये पास पेपर्स के ही MCQs हैं। ये पास पेपर्स के ही MCQs हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इसी तरह से आ रहे होते हैं क्वेश्चन आप। जी बेटा, बिल्कुल इजीली पूरी PDF सॉल्व कर सकते हो। पूरी PDF भी इतनी बड़ी नहीं है, इसमें से मेजर मेजर क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। जैसे आगे वाले आप करोगे ना, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व होंगे, और उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं।
आगे दो चार एमसीक्यूज हैं वो खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। जैसे इसके बाद वाला जो एमसीक्यू नंबर 2 है ना, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी मैंने करवाया, बस वैल्यू चेंज है। वो कर सकते हो। दो तीन ही एमसीक्यूज है उसके बाद जो कि आपको खुद करना है, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट आप लोगों की जो क्लास है उसमें मुलाकात होगी, और IS 40 जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जो है, जी बेटा कैफ के लाजमी करें, कैफ के लाजमी करें, बिल्कुल 40 हो 50 हो जितने भी हो कैफ लाजमी करनी है, और जो मेरे हैंड आउट्स हैं ये लाजमी करें। फिर जब कैफ और मेरे हैंड आउट्स करके जा रहे होगे ना, तो पेपर में मुझे इंशाल्लाह ताला दुआएं दे रहे होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआएं दे रहे होंगे। जी ये इनफ है, ये इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा। ये जब वीडियो अपलोड हो तो बेटा उसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी 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 शेयर करना। अल्लाह हाफिज।